ओके सो दिस इज IGCSE 2025 फेब मार्च का पेपर है ये। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सब्सटेंस L टेक्स दैट होल्ड्स इट, व्हाट कुड बी द स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट कुड बी what could be the states what could be the state of matter of substance L। तो इफ यू रिमेम्बर कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो लिक्विड की होती है, क्या कहते हो? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड की होती है। और ये प्रॉपर्टी गैस की भी होती है। जब आप गैस को भी किसी कंटेनर में डालते हो ना तो गैस भी उस कंटेनर जैसा हो जाता है और लिक्विड भी वैसा ही हो जाता है ना? लेकिन सॉलिड नहीं होता। लाइक आपके पास अगर कोई बॉल है, अगर आप उसे ग्लास में डालते हो सो इट वुड रिमेन द सेम, इट वुड मेंटेन इट्स शेप थ्रू आउट। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता है, बल्कि लिक्विड और गैस जो है it takes the shape of the container, means A option is correct, right? Okay, so then question 2 कहते हैं the melting points and boiling points of pure substance M, N and O are shown. Thus the substances are chlorine, ethanol and sulfur. Which row identifies M, N and O? Which row identifies M, N and O? So आपको मेल्टिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और आपको बॉइलिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो M का मेल्टिंग पॉइंट जो कि -114 है और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो तो वो 78 है। ओके, यानी 78 पे वो बॉयल हो रहा है, 78 पे वो क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। ओके, तो कह रहा है इसमें से आप बताइए कि क्लोरीन कौन है, एथेनॉल कौन है और सल्फर कौन है। तो देखो यहां से तो बड़ा क्लियर हमें समझ आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो 78 है वो एथेनॉल का होता है। तो एथेनॉल वाला तो एक ही ऑप्शन है, इसमें तो सोचने की बात है ही नहीं। क्या कहते हो? है ना? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। एथेनॉल इज योर अल्कोहल, राइट? तो ये तो मैंने वैसे ही देखते ही ऑप्शन बी कह दिया। वैसे अगर कोई और होता ना तो हम फिर आपको बताते, लॉजिक लगाते कि यहाँ पर किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे उसे। ओके, और वैसे मैं आपको बाय द वे एक बात बता दूं, अब आपको सल्फर और क्लोरीन में डिसाइड करना है ना, तो याद रखिएगा कि जो सल्फर आपका होता है, ओके, सल्फर जो आपका होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ओके, सल्फर इज अ सॉलिड, तो सॉलिड का ज्यादा होगा क्लोरीन गैस से। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। क्लोरीन एक गैस है, सल्फर मेटल है। ओके, तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। एम तो डिसाइड हो गया ना कि दिस इज एथेनॉल। नाउ वी हैव टू डिसाइड इन दिस टू। तो ये ज्यादा है, ये कम है। व्हाई? बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज लोअर, दिस इज हायर। ओके, तो ये भी हम कह सकते हैं इसकी बेसिस पर कि आपका जो ओ है वो क्लोरीन है एंड आपका जो एन है वो सल्फर है। ओके, which statement explains why the noble gases are unreactive? They are in the same group of the, नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता इसका। ये सही है, मतलब ए, मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी कि यार दे आर इन द सेम ग्रुप। मतलब नोबल गैसेस जो होते हैं वो एक ही ग्रुप में है ना, अलग अलग में तो नहीं है ना। ग्रुप 8 में है सारे के सारे ऑल टुगेदर। दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, या दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि ये अनरिएक्टिव है। बात समझ आ रही है? मेक सेंस? सी ऑप्शन में कह रहा है दे हैव अ फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल। हाँ, ये सही है। देखो, अनरिएक्टिव वो होता है जिसका आउटर शेल कंप्लीट होता है, ना उसको लूज करने की जरूरत है ना उसको गेन करने की जरूरत है। उनका आउटर शेल कंप्लीट है। जैसे हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो सही है। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलें। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3-। ये फॉस्फाइड आयन है, ये फॉस्फाइड आयन है P3-। वैसे फास्फोरस का जो प्रोटॉन नंबर है वो 15 है। तो 15 पीरियोडिक टेबल से जब हमने देखा तो इट हैज 3 माइनस चार्ज।
व्हाट डज इट मीन कि इट हैज 3 माइनस का चार्ज? कि 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? जब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपने उस 8 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपने उस 8 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या कहते हो, ऐसे ही है? So means it should be 2 comma 8 comma 8. Like first shell contains 2, second shell contains 8, third shell contains 8. So the total electrons are 2 plus 8 plus 8, that is equal to 18. Okay. Then question number 5 कहता है some information about four metal atoms or ions is shown. Which two atoms or ions are from isotopes of the same element? भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ऐसे ही है। Isotopes are atoms of the same elements having the same number of proton but different number of neutron. ओके, तो आपको इसमें से बताना है कि भाई आइसोटोप्स कौन कौन से हैं। सो अगर आप न्यूक्लियन नंबर तो डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियन नंबर तो मजे की बात यह है कि तीनों का ही डिफरेंट है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी सेम है, राइट? ओके, अच्छा, चार्ज इसका +3 है, सो +3 का मतलब ये है कि इससे पहले इसके पास 13 होंगे, यानी इसका प्रोटॉन नंबर 13 होगा। क्या कहते हो? इसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 13 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद 10 बना है। ओके, और इस पे +2 का चार्ज है, मींस दैट इसका प्रोटॉन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, और इसका होगा 12। क्या कहते हो? +2 के बाद 8 10 आया है ना, तो मतलब इनिशियली इसके पास 12 होगा। प्लस मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, plus means loss of electron, right? Okay, and there is no charge in this, right? तो अब हमें आइसोटोप्स के लिए क्या चीजें देखनी है? हमें आइसोटोप्स के लिए देखना है कि protons are same, protons and electrons are same, but the neutrons are different. If you can see this one, RNS protons and electrons are same, but the neutrons are different. So means R and S are isotopes of each other. R and S are isotopes of each other. बात समझ आ रही है ना मेरी कि आपको क्या चीजें देखनी है, क्या क्राइटेरिया है आइसोटोप्स को पहचानने का? तो आपने दो चीजें देखनी है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी द सेम, एंड न्यूट्रॉन्स दैट शुड बी डिफरेंट। ओके, चलें, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि which law describes the changes to the atoms when a metal and a non-metal react together? तो मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना? इफ यू रिमेंबर, मैं आपको क्या बताता था कि मेटल, वैसे बाय द वे कि अगर हम आपसे पूछें कि मेटल क्या है, तो मतलब दैट्स करेक्ट कि दे आर हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरस, शाइनी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स करेक्ट। लेकिन आपको केमिकल बिहेवियर बताना है। मेटल मेटल एटम्स क्या करते हैं, उनकी नेचर है, दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करता है? दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन। दैट्स द डिफरेंस। मेटल हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब वो लूज करेगा तो कैट आयन बनाएगा, और जब वो गेन करेगा तो एन आयन बनाएगा। सो लूज लूज वाले यू हैव टू ऑप्शंस जिसमें कैट आयन बनाता है, सो मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? तो मेटल लूज करके कैटायन हो गया और नॉन मेटल गेन करके एन आयन हो गया। सही है जी। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स एक्स एंड वाई आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, which diagram correctly shows the arrangement of outer shell electrons in a molecule of methane? In a molecule of methane. So what's the formula for methane? Of course, it's CH4. So you have to see the diagram in which you can see the full outer shell after sharing electron. Okay. So, and you know कि आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन है मीन CH4,
So that should be this one. You know why? CH4. देखो, it doesn't make sense. Doesn't make sense क्योंकि we have four around the carbon. There is only two. There is only three. So ये तो बिल्कुल ही incorrect. बिल्कुल ही nonsense option. You have to decide between C and D. But you know, this is hydrogen, and hydrogen doesn't have any electron. Hydrogen only has one electron. So you have to correct the option in which you can't see any electron. So that's why option D is correct. Okay, that's why option D is correct. Okay, carbon के outer shell में 4 हैं and each hydrogen has one electron, so that is CH4. Question 8 कहता है which pathway describes the properties of graphite? Which pathway describes the properties of graphite? Is it covalently bonded? Yes, of course. It's covalently bonded. You know, does it conduct electricity when solid? Yes, it conducts. Okay, because it has a free electron, right? So which row identifies the formula of the named substance? Like means you can say option A is correct, right? Okay. Does it conduct electricity? वो तो हो ही नहीं सकता ना नो वाला क्या कहते हैं वैसे ये so option A is correct. Question 9 कह रहा है which row identifies the formula of the named substance? Cobalt chloride. Cobalt is CO. Cobalt is CO, not Cu. Cu is copper. This formula is correct, but it's not going to match with this one. मैं ये नहीं कह रहा कि copper chloride CuCl2 is the wrong formula. It's correct, but it doesn't match with the given statement. Then substance ethane C2H6. Yes, this is correct. ये वो बच्चा कर सकता है जिसको फॉर्मूले याद हैं. बात को समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है. ओके, हीलियम. ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि इट्स अ कॉन्सेप्ट कि यार हीलियम जो है इट्स नॉट अ डायटोमिक एलिमेंट, इट्स अ नोबल गैस. उसका तो आउटर शेल ही कंप्लीट है. हाउ इट हैज फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल. चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उसने मॉलिक्यूल बना लिया. सो व्हाट डज इट मीन कि हीलियम ने रिएक्ट किया होगा, तो कैसे कर लिया रिएक्शन? बात समझ आ रही है? तो ये भी गलत हो गया. डी आयरन 3 ऑक्साइड. आयरन 3 ऑक्साइड. देखो, आयरन 3 ऑक्साइड इज Fe2O3, नॉट Fe3O2. यू नो, iron 3 oxide is Fe2O3. So incorrect, incorrect, incorrect. बस समझ आ रही है आपको? Antifreeze contains a mixture of water and ethylene glycol. The diagram shows their displayed formulae. What is the molecular formula of ethylene glycol? What is the molecular? Of course, this is ethylene glycol. So now you have to count the total number of atoms, means you have to count the total number of carbons, you have to count the total number of hydrogens, and then you have to count the total number of oxygens. So of course, that's gonna be carbon 2 hai, or hydrogen you have 6 and O2. Of course, that should be B answer. कितना आसान है ना, देखो बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है. 17, oh sorry, 11 कहता है the equation for the reaction of magnesium with oxygen is shown. In an experiment, 6 gram of magnesium is reacted with excess oxygen. Which mass of magnesium oxide is produced? तो मैग्नीशियम से जाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड पर. व्हाट्स द AR? दैट्स 24. इसका क्या है? इसका क्या है? 24 plus 16. Or the mass of magnesium is given. So what would be the mass for MgO? आपको क्या करना है? Just you have to cross multiply this and you would be getting your final answer. That's gonna be 6 into 24 plus 16. That is 3, uh, 10, or this is 40, isn't it? And divided by 24. इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके जी, चलें. Which products are formed when dilute sulfuric acid undergoes electrolysis? Dilute sulfuric acid, H2SO4 is the sulfuric acid that is diluted. Okay,
So when you have dilute H2SO4, like H2SO4 is dissolved in water, so we have more water and less acid. That's called dilute sulfuric acid. तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड is negative, right? Cathode is negative and anode is positive, okay? So H positive would be gaining one electron at cathode and it would be forming hydrogen gas. So hydrogen, we have two options, A and C, जिस पर हाइड्रोजन जा रहा है, okay? And then we have to look at anode. Anode is positive. So positive पे कौन जाएगा? Negative जाएगा. Negative. Negative means oxygen. Oxygen. So of course option A is correct. Okay? Option A is correct. अच्छा, ये प्रॉपर टॉपिक है, मैं अभी आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि देखो, होपफुली ऑफ कोर्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू आर डूइंग ईयरली पास पेपर्स, कि यार H2SO4 में होता कुछ ऐसा था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो वाटर था ना वो ज्यादा था, तो वाटर का H पॉजिटिव आयन जा रहा होता था कैथोड पर, विच इज नेगेटिव, और वाटर का जो OH नेगेटिव आयन है वो जा रहा होता था एनोड पर। एच पॉजिटिव आयन कैथोड और OH नेगेटिव आयन एनोड। तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। तभी तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 13 कहता है द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू इलेक्ट्रोप्लेट अ निकल स्पून विद सिल्वर which rod is correctly describes the positive electrode, the negative electrode and the electrolyte। देखो, जिस चीज पर आपने कोटिंग करवानी है, कहता है कि निकल स्पून पर सिल्वर की कोटिंग करानी है, तो योर स्पून शुड बी, योर स्पून शुड बी पॉजिटिव। देखो, अगर आपका स्पून पॉजिटिव हुआ तभी तो कोई नेगेटिव चीज आएगी, इजंट इट? है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। अगर आपके स्पून पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके स्पून पर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो कोई नेगेटिव सॉरी, आपका स्पून शुड बी नेगेटिव, क्योंकि मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव मेटल कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा ना। तो अब आपने अपनी स्पून को नेगेटिव बनाना है, आपने अपनी स्पून को नेगेटिव बनाना है।
ताकि जैसे ही आपका कोई पॉजिटिव मेटल है वो आपकी स्पून पे जाके इलेक्ट्रोप्लेट हो जाए। बात समझ आ रही है आपको? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका क्या होना चाहिए? निकल स्पून। निकल स्पून वो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक आपके पास है सी और एक आपके पास है डी। ऑफ कोर्स, ओके। एक आपके पास है सी, एक आपके पास है डी। फिर हमें क्या करना है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका क्या होना चाहिए? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अब आपको ये सोचना है कि वो निकल का हो या वो सिल्वर का हो। ओके, वो निकल का हो या फिर वो सिल्वर का हो। आप ये देखो कि आपका जो मेटल है उस पर कोटिंग किस चीज की करवानी है आपने, है ना? तो उस पर कोटिंग आपने सिल्वर की करानी है ना, तो भाई सिल्वर का होना चाहिए आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये तो यही जवाब मिल गया आपको, डी है ये तो आपको यही आंसर मिल गया, डी है ये। चलो फिर भी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, कॉमन सेंस की बात है, आपको सिल्वर चाहिए। क्यों चाहिए? आपने स्पून पे चिपकाना है सिल्वर, तो सिल्वर आएगा कहाँ से? सिल्वर आएगा कहाँ से? सिल्वर वहां से आएगा जब आप सिल्वर कंटेनिंग सॉल्यूशन लोगे। तो सिल्वर कंटेनिंग सॉल्यूशन कौन सा लूं? तो इसमें एक ही सिल्वर कंटेनिंग सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, तो वो ये है। ओके, सो ये है, दैट्स द रीजन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, फिर कहता है 14 में के when dilute sulfuric acid reacts with aqueous sodium hydroxide, the temperature of the solution increases. Yes, this is exothermic reaction. That's the reason temperature increases. Okay. Which words describe this reaction? Of course, this is exothermic, and also this is neutralization. You know why this is neutralization? Because acid is reacting with an alkali. Acid is reacting with an alkali. Acid is reacting with a base. So that's called neutralization. And since the temperature of the solution increases, so means that the reaction is exothermic. और याद रखिएगा कि neutralization reaction हमेशा exothermic होता है, okay? Which statement is correct for both physical and chemical changes? Number one, covalent bonds are broken and formed during the changes. देखो covalent bond है ये, तो it's a chemical property, not a physical. The total mass of substance is the same before and after the changes. Okay. The total कह रहा है कि which statement is correct for both physical and chemical changes? तो फिजिकल चेंज में भी कोई बॉन्ड वगैरह टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह? फिजिकल चेंजेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो हो सकता है बट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। ओके, द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस। क्या ऐसा होता है फिजिकल बिहेवियर में? चलो केमिकल में तो मैं मान लेता हूं कि द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन फिजिकल में ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि द टोटल मास of the substance is same before and after the changes. Okay, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अच्छा, आगे देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। द चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस तो रिवर्सिबल हो सकते हैं, केमिकल चेंज, हर केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। तो ये जो सी है ना बेटा, ये सिर्फ केमिकल पे तो अप्लाई हो सकता है, फिजिकल पे तो अप्लाई हो सकता है लेकिन केमिकल पे नहीं हो सकता। क्यों? कि आपने वो चैप्टर किया था ना रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो उसमें हमने वो रिएक्शंस डिस्कस किए जो रिवर्सिबल हैं। तो हमने तो वो भी रिएक्शन पढ़े जो इरिवर्सिबल थे। न्यूट्रलाइजेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है अपने केमिकल चेंज पर। ओके, अच्छा जी। द टेम्परेचर ऑलवेज राइजेस और फॉल्स ड्यूरिंग द चेंजेस। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा ही राइज हो या हमेशा ही फॉल हो, ऐसा नहीं होता। ओके, तो अब आपने इन चारों में से डिसाइड करना है कि बेहतर ऑप्शन कौन सा है। ओके, जरा अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के सोचो जरा कि इसमें बेटर ऑप्शन। देखो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्या कहते हो? इट डजंट मेक सेंस।
कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बिहेवियर। देखो जब भी बॉन्ड टूटेगा ना, कोई भी आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये फिजिकल हो ही नहीं सकता। बात को समझिएगा जरा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। HCl है ना, आपने HCl के बॉन्ड को तोड़ दिया, HCl इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो HCl का बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेगा, ऐसा ही है। तो ये टूट गया ना, अलग एलिमेंट बन गए यार, हाइड्रोजन और क्लोरीन बन गया। तो क्या ये फिजिकल बिहेवियर है? ये केमिकल है। ये केमिकल है, तो ये तो गलत हो गया। बी में कह रहा है द टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस। तो अगर आप इसको देखो तो ये कुछ हमें बेहतर लग रहा है। कैसे? कि केमिकल में तो 110% ऐसा होता है ना। भाई आपने कोई इक्वेशन लिखी, लेट्स सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बन रहा है। तो जितना ये है ना इन मास, उतना ही यही है इन मास। लॉस नहीं होना चाहिए ना गेन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुमने इन दोनों को कंबाइन किया और इसके अलावा भी कुछ और बन गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि तुमने कंबाइन इन दोनों को किया और बन ये वाली गैस गई। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ना कोई चीज आएगी ना जाएगी, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स द रीजन। अब मैं अगर फिजिकल में आपको ये बात बताऊं, लेट्स सपोज वी आर मेल्टिंग वैक्स। Before melting, you have measured the mass, and after some time, the wax has been melted completely. Now you are going to measure the mass. It would be the same. It would be the same. So you can relate with this option. So on the basis of this, I can say option B is more better than among all the options. Okay? मतलब आप इसको यूं कर सकते हो। 16 कह रहा है a sample of calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to produce a final volume of 60 cm cube of gas. The reaction finishes after 120 seconds. The experiment is repeated at a lower temperature. All other conditions stay the same. Yeah, which raw shows the results of the second experiment। देखो पहले क्या कह रहा है वो, फाइनल वॉल्यूम आपका बन रहा है 60 cm क्यूब ऑफ गैस। फाइनल वॉल्यूम ले आओ 60 cm क्यूब ऑफ गैस। ओके, फिर कह रहा है ये रिएक्शन फिनिशेस आफ्टर 120 सेकंड्स। ओके, the experiment is repeated at a lower temperature. When the temperature is lower, so the kinetic energy is lower. When the kinetic energy is lower, so the rate is lower. And of course, the rate is directly proportional to temperature. The rate is directly proportional to the temperature, right? When temperature increases, so rate increases. Temperature decreases, so rate decreases. So which law shows? Of course, the time of reaction is going to increase. Right now it's 120 seconds. So it should be more than 120 seconds. That's gonna be 160 and 160. Of course, it should not be the same as 120. So we have two options, B and D, B for ball, D for doctor. Now you have to decide the final volume of a gas produced. Final volume of a gas produced. देखो रिएक्शन स्लो हो रहा है, मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। रिएक्शन आपका स्लो हो रहा है, यानी पहले अगर वो 1 मिनट में हो रहा था, अब रिएक्शन वो 2 मिनट में हो रहा है। ओके, इसका जो इफेक्ट है वो वॉल्यूम पर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। मेरी बात को समझिएगा। आप बना रहे हो चाय, ओके, एक बंदा बनाता है 5 मिनट में चाय। कितने कप बनाता है? 3 कप, तेज आंच पर। एक बंदा बनाता है कम आंच पर चाय, उन्हीं लोगों की, लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगता है। तो भाई टाइम का फर्क आया है ना, अमाउंट का थोड़ी फर्क आया है। ऐसे थोड़ी है जो देर से बनाएगा वो ज्यादा चाय बना लेगा, ऐसे तो नहीं होता ना भाई। वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। ओके, द टाइम इज गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज। दैट्स द दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, सो डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। फिर अगर आप देखो इन क्वेश्चन नंबर 17, इन इक्वेशन इज द आयरन ऑक्सीडाइज्ड? In which equation is the iron oxidized? So iron is, you can say if it is +2, this one be 0, और ये अगर +3 है, ये 0 है। ये +3 है, ये +2 है। ये 0 है तो ये +2 है। तो ऑक्सीडाइज मीन्स
increase in charge, increase in charge, okay? तो चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है इस केस में, क्या कहते हो? दूसरा, दूसरी टर्म में अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो मैं ऐसे देखूंगा कि अगर मैं चार्ज की बात ना करूं, iron is nothing, like there is nothing with iron, like there is no oxygen with iron in the reactant side, but if you can see the product side, so iron is going to gain oxygen, so the gain of oxygen is oxidation, so the gain of oxygen is oxidation, so that's why I can say iron is oxidized in this equation, so option D is correct, right? 18 में कहता है HCl is an acid, okay. NH4OH is an alkali, okay, which now shows the ions present in aqueous solutions that identify the acid and the alkali. भाई HCl, like acid की पहचान is H positive, of course. Al alkali की पहचान is OH negative. आंख बंद करके B for ball is correct. है ना? Common sense. Acid की identification and a base की identification. Hopefully you know this one. 19. Which elements form an oxide that reacts with water to produce a blue solution with thymophthalene? Indicator ka color. Indicator ka color. You must know the color of indicators. Okay. You must know the colors for indicator. So, which element form an oxide that reacts with water? एक तो ये ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, गोइंग टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ओके, तो ये बनेगा CO2, और सल्फर रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो ये बनेगा सल्फर का डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर का डाइऑक्साइड। तो अगर आप इसको देखो, तो देखो कार्बन का तो वाटर के साथ रिएक्शन फिर नहीं होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, ऐसे ही है। कार्बन इज लेस रिएक्टिव, कार्बन इज लेस रिएक्टिव, सो कार्बन शुड नॉट रिएक्ट विद वाटर, है ना? कार्बन इज लेस रिएक्टिव, इट्स नियर टू अनरिएक्टिव. Carbon at normal condition at a room temperature. Sulfur is also a solid substance. It would not react with water at lowered at a normal temperature, at standard temperature. So no product, no product. Only you have calcium oxide. Calcium oxide is a base. You know, it's an oxide. All oxides are bases, so it's gonna produce a blue solution. So means option B is correct. Only one. देखो, 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 देखो. Base की presence में blue होता है. क्या कहते हो? Thymophthalene is blue in the presence of a base. So you have to, you have to identify which one is a base. So when we have reacted calcium with water, calcium is reactive, so it's gonna produce calcium oxide. Calcium oxide is a base, so we can say option B is correct. Option B means only one. Only statement one is correct. Okay. अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर इज टेस्टेड बाय वार्मिंग इट विद aqueous sodium hydroxide. A colorless gas is produced which turns damp red litmus paper blue. रेड को ब्लू में कौन करता है? रेड को ब्लू में कौन करता है? तो ऑफ कोर्स एसिड करता है। रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? एसिड चेंज करता है, राइट? तो विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ मस्ट बी प्रेजेंट? मस्ट बी प्रेजेंट, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने उसका रिएक्शन करवाया, ओके, NaOH के साथ, NaOH के साथ कराया, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई जिसने रेड को ब्लू बना दिया। ओ सॉरी, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, तो ये बेस की प्रेजेंस में कलर चेंज होता है, बेस की प्रेजेंस में, ओके। सो विच एलिमेंट essential for plant growth must be present? Must be present. देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि ये कौन सी गैस है, सो आई वुड से दैट दिस इज अमोनिया. I would say that this is ammonia. 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 Ammonia is NH3, right?
सो अमोनिया में नाइट्रोजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है, so it should be nitrogen, right? It should be nitrogen, isn't it? Okay. तो देखो हमने जो कह रहे हैं ना कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड, और वो डैम्प रेड लिटमस को ब्लू भी कर रहा है, रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। अगर वो ब्लू को रेड करता है ना तो मैं कहता है यार वो एसिड की प्रेजेंस है। अगर वो ब्लू को रेड करता है तो मैं कहता है यार एसिड की प्रेजेंस है। लेकिन वो रेड को ब्लू कर रहा है, मतलब बेस की प्रेजेंस है। बी फॉर बेस, बी फॉर बॉल, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो इसका मतलब ये है कि कलरलेस गैस यहाँ पर कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया। एंड अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3, तो नाइट्रोजन कहाँ से आया? बात समझ आ रही है आपको? ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? ओके।